हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 27 जून 2020 की एडिटोरियल डिस्कस कर लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के। और सबसे पहला जो एडिटोरियल है क्योर फॉर कोविड-19, तो ये शाह आलम खान के द्वारा लिखा गया आर्टिकल है। और ये कौन है? ये प्रोफेसर है और डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, एम्स न्यू दिल्ली। तो इनके जो पर्सनल व्यू है वो किस पे कि ओनली साइंस कैन कम्बैट वायरस, साइंटिफिक कम्युनिटीज मस्ट नॉट रिमेन साइलेंट ऑन टॉल क्लेम्स। मतलब अभी जो रिसेंटली रामदेव बाबा की जो कंपनी है, क्या है, पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ग्रुप, तो इन्होंने 2 आयुर्वेदिक ड्रग जो थी लॉन्च की थी मेडिसिन। एक का नाम था कोरोनिल और स्वस्तिरवटी। तो एक अपनी कोरोनिल जो किट थी पूरी ये लॉन्च कर रहे थे, हरिद्वार में एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे। तो और ये बोल रहे थे कि जो 69% जो कोविड के पेशेंट हैं, पॉजिटिव हैं, जो उनको 3 दिन के ट्रायल के बाद वो काफ़ी ज़्यादा क्योर हो गए। ठीक है। और 100% जो पेशेंट थे वो 7 डेज़ के ट्रायल के बाद वो क्योर हो गए। ठीक है। तो ये चीज़ इन्होंने बोला। उसके बाद जो आयुष मिनिस्ट्री है, तो उन्होंने एविडेंसेस वगैरह मांगे। तो फिर इसको फॉल्स क्लेम्स के तहत क्या कर दिया इन्होंने, एडवर्टाइज करने से और पब्लिसाइजिंग करने से दोनों ड्रग को अभी बैन कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फुल टर्म्स होते हैं जिसको ईबीएम जार्गन बोलते हैं। ईबीएम मतलब क्या है? एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। ठीक है। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जार्गन का भी यूज़ हुआ था, जैसे क्लिनिकल केस स्टडी, क्लिनिकल ट्रायल्स। लेकिन साफ साफ मतलब बस वो यही कह रहे थे कि इसके कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन ये क्या है, पूरा कोरोना वायरस की ऐसे वैक्सीन है नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है कि जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जो टर्म है, ये 1991 में डॉक्टर गॉर्डन गॉयर्ड जो थे यूनिवर्सिटी कनाडा के, तो इन्होंने कॉइंट किया था। और तब से मतलब हर चीज़ जो होती है, सारी जो ड्रग्स होते हैं, उनको एक स्टैंडर्डाइज प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। कि कोई भी अगर न्यू ड्रग का इम्प्लांट होता है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन से पहले उसकी टेक्निक की स्क्रूटनी, उसका एवोल्यूशन, री एवोल्यूशन, तो ये सारी प्रोसेस से होके उसे गुजरना पड़ता है। और उसके बाद उसको जो भी मतलब ये जो मैजिक और शिकनरी जो चीज़ें होती हैं, इसको दूर रखना चाहिए। मतलब जो झूठे इल्ज़ाम और ये जो होता है कि इससे ठीक हो जाएगा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हमें ईबीएम पे ही फोकस करना चाहिए। लेकिन अभी ये बोल रहे हैं कि काफ़ी टाइम से क्या हो रहा है कि जो मोस्ट हाईली रेप्यूटेड मेडिकल जर्नल्स भी हैं, जैसे लेंसेट है या फिर जो वेबसाइट है रिट्रैक्शन वॉच, तो इन्होंने मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी पब्लिश करना स्टार्ट कर दिए, जो ईबीएम से थोड़ा अलग है ना। और दूसरा चीज़ ये है कि मतलब ये एज अ साइंटिस्ट और एलोपैथिक प्रैक्टिशनर, इनको ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है आयुर्वेदा, होम्योपैथी से और अदर अल्टरनेटिव सिस्टम जो होते हैं मेडिसिन के, कि कोई भी जो डिजीज़ को ट्रीट करे। लेकिन प्रॉब्लम किस चीज़ पे, जब आप बोल देते हो कि यहाँ पे एब्सोल्यूटनेस ऑफ क्योर है। ठीक है। क्योंकि देखो, एब्सोल्यूटनेस ऑफ क्योर आपने बताया कि 100% आपको ये कोरोनिल लेने से आपका कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। His so-called drugs for COVID-19 claim to cure 100% patient. This is the flaw and should raise a red flag. क्यों? क्योंकि साइंस में क्या है, द ब्यूटी ऑफ साइंस लाइज इन इट्स एबिलिटी टू क्वेश्चन इट्स ओन हाइपोथेसिस। नथिंग इज एब्सोल्यूट इन साइंस। नो एलोपैथिक ड्रग्स क्लेम टू क्योर 100% पेशेंट्स। ठीक है। भले ही मतलब ठीक है, अगर ये बोल सकते थे आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को अगर बढ़ाना है, अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए आप ये चीज़ ले सकते हो। बट वाई आर यू यूजिंग कोरोना वायरस इमेज और ये सारी चीज़ें, है ना। तो नो सर्जिकल इंटरवेंशन रिमेन्स 100% फ्री ऑफ साइड इफेक्ट्स। तो साइड इफेक्ट्स तो होते ही हैं, ऐसे एब्सोल्यूट क्योरनेस किसी में नहीं होती। तो अभी ये चीज़ बोली गई है कि जो भी इस टाइप के जो ग्रुप्स हैं, वो दे आर क्लियरली इंडिकेटिंग समथिंग मोर इम्पॉर्टेंट। करंट पेंडेमिक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो रहा है? बिजनेस। ठीक है। तो बिजनेस जो है पतंजलि कॉन्ग्लोमेरेट का आर eagerly looking to cash in on the market which is ripe for the introduction of a drug or vaccine. इसके अलावा मतलब इंडिया में ही ऐसा नहीं हो रहा है, बाहर के देशों में भी हो रहा है। बहुत सारी जो कंपनियां हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट है, इन्होंने 155 जो ड्रग्स है और 79 वैक्सीन्स है वो डेवलप किया है टू वर्ल्ड वाइड टू कम्बैट कोविड-19। तो ये सारे जो फिगर्स हैं, मतलब हमें ठीक है ज़रूरत है मानवीय तौर पे एक वैक्सीन की, एक क्योर की। लेकिन ये एक तरह से क्या कर रहा है, एक क्लियर स्पेस है टू अर्न मनी थ्रू सच क्यूरेटिव टूल्स, है ना, जो कि नहीं होना चाहिए। ये इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इसमें, हाउ मोस्ट कंट्रीज विद अ सोशलाइज्ड इफ नॉट सोशलिस्ट सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर लाइक नॉर्वे, जापान, इसराइल, जर्मनी हैव डन पर्टिकुलरली वेल इन कंट्रोलिंग द प्रेजेंट पैंडेमिक। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। तो हमें उनसे देखना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। और वो मतलब जैसे न्यूजीलैंड में भी आपने देखा होगा कोविड फ्री हो गया, तो उन्होंने साइंटिफिक टेम्पर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी। ठीक है। अभी इंडिया का केस क्या है, बिल्कुल अलग सीन हो जाता है इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एब्सेंस ऑफ लिटरेसी, साक्षरता की कमी है।
और साक्षरता से ज़्यादा हम किसको ज़्यादा वैल्यू करते हैं? जो हमारे डीपली रूटेड ट्रेडिशन और रिलीजन है, हम मतलब अपने ट्रेडिशन और रिलीजन को ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जो लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन है वो इजीली ट्रैप्ड हो जाती है जो मैजिक और गिमिक्री होती है उसमें, ठीक है, कि कल को मतलब कोई भी बोल दे, ये हो जाता है कि आपको मतलब बहुत सारे बीच में भी आया था कि गौमूत्र से जो काऊ यूरिन है उससे भी ठीक होता है कोरोना वायरस। तो ये सारे भी क्या है, लोग मतलब इससे बहुत ज़्यादा उनको इम्पैक्ट करता है इंडिया में, ये सारी चीज़ें है ना, जो ट्रेडिशनल सिस्टम होता है, ठीक है, बाकी तो और भी, लेकिन इतना ज़्यादा होना नहीं चाहिए। तो द एब्सेंस ऑफ साइंटिफिक टेम्पर एंड द प्रेजेंस ऑफ अ डीपली रिलीजियस सोसाइटी क्रिएट्स एन अपील फॉर मैजिक एंड गिमिक्री। तो ये हमारे लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि हम इन सब चीज़ों पे वैल्यू करते हैं, साइंटिफिक टेम्पर को इंपॉर्टेंस नहीं देते, लैक ऑफ लिटरेसी हमारे यहाँ पे। तो सबसे मेन जो डिस्ट्रॉयर्स जो होता है साइंस ऑफ इन इंडिया का, वो क्या है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, हमारे यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, तो उनको मतलब साफ साफ सामने आके ये बोलना चाहिए कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अगर वो चुप रहते हैं तो ये और ज़्यादा वो हो जाता है, डिस्ट्रक्टिव हो जाता है ना। तो अब जो कंट्रीज़ हैं लाइक चाइना, कोरिया, जापान, तो वो भी क्या कर रहे हैं, वहाँ पे भी मतलब जो डीपली ट्रेडिशन है उसको फॉलो कर रहे हैं। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न हाउ दे कीप देयर साइंस इलस्ट्रेटेड इंसुलेटेड फ्रॉम ट्रेडिशंस, कि मतलब हमारे जो जैसे वो देश हैं वो अपने जो ट्रेडिशन है उनको भी फॉलो करते हैं, लेकिन साइंस को उससे अलग रखते हैं ना। डिस्पाइट द करंट पेंडेमिक बीइंग बॉर्न इन वुहान चाइना, तो अभी ये पता नहीं चला है पूरी तरह से कि है क्या मतलब इसका क्योर, कोविड-19 की कोई वैक्सीन नहीं है, कोई भी क्योर अभी नहीं है। एंड इट स्टिल डज नॉट गिव द राइट टू राइटर्स ऑफ द लैंड टू प्रमोट क्योर्स। तो यही चीज़ बोला गया है। एक यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइन है, प्रूडेंस इज द नीड ऑफ द आवर एंड प्रूडेंस कम्स फ्रॉम विजडम, ठीक है। तो प्रूडेंस क्या है, बिल्कुल ज़रूरत है अभी। प्रूडेंस मतलब क्या होती है, विवेकशीलता। तो विवेकशीलता की अभी ज़रूरत है, और विवेकशीलता किससे आती है, बुद्धिमत्ता से, विजडम की, ठीक है। तो ये एक लाइन, कोई भी स्टेटमेंट एक ऐसे में भी आ सकती है। और हमें अभी जो करना होगा, हेल्थ केयर सिस्टम को हमें स्ट्रेंथन करना होगा, और बाकी के जो भी ये वी नीड सॉलिड साइंस कम्बैट द वायरस, है ना, हमें साइंस की ज़रूरत है इस वायरस से अगर लड़ना है। और जो नोबेल लॉरेट है ऑथर ऑक्टावियो पाज, तो इन्होंने भी एक बुक थी इन लाइट ऑफ इंडिया, तो इसमें यही लिखा था, मॉडर्नाइजेशन कैन ओनली बिगिन बीइंग अ क्रिटिक ऑफ आवर पास्ट। तो हमें मतलब एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी मिली है कि हम मॉडर्नाइजेशन को चूज़ करें, है ना। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ तो है कि आप थोड़ा बहुत वो करें, लेकिन उस पर अपना 100% उस पर नहीं होना चाहिए ब्लाइंड फेथ। द आइडियाज़ पेज जो है फॉर द सेक ऑफ आवर चिल्ड्रन, तो ये इन दिस टाइम ऑफ क्राइसिस द मोस्ट अर्जेंट इम्पेरेटिव फॉर गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटीज़ टू प्रोटेक्ट अंडर प्रिविलेज्ड फैमिलीज फ्रॉम स्टारवेशन, प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी। तो ये द हिंदू में भी आर्टिकल आया हुआ था, मतलब बच्चों से रिलेटेड और एजुकेशन से रिलेटेड, ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड। तो इसमें भी ये देख लेते पहले, द कोविड-19 पैंडेमिक इज फ्लेयरिंग अप इनटू मास ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। कैसे ये हो जा रहा है, मानवीय जो संकट है, क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इनोसेंट बच्चे हैं उनका चाइल्डहुड जो है, एक तरह से चाइल्डहुड स्टोलन फ्रॉम देम, है ना, जब से ये पेंडेमिक आया है। और जो यूनिसेफ की एक रिपोर्ट है, यूनिसेफ एंड ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इन्होंने क्या कंबाइंड रिपोर्ट निकाली है, कोविड-19 एंड चाइल्ड लेबर। तो इसमें ये बोला गया है कि जो भी नंबर ऑफ पीपल फेसिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी कुड इंक्रीज बाय 40 to 60 मिलियन दिस ईयर अलोन, ठीक है, इसी साल इतना ज़्यादा मतलब ये पॉवर्टी के हो जाएंगे केसेस। एंड इन एडिशन टू दिस द UN पॉलिसी ब्रीफ द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन चिल्ड्रन, इन्होंने ऑब्जर्व किया कि हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन डेथ्स वुड बी अ डायर कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इकोनॉमिक रिसेशन, ठीक है। तो इकोनॉमिक रिसेशन से ये मर जाएंगे। अभी जो आर्टिकल था द हिंदू का, उसमें मतलब 3 चीज़ों पे फोकस किया गया था। 3 वो क्या थे, जम्प्स एंड गन्स एंड स्टील, ठीक है। तो मतलब ये 3 प्रॉब्लम आज की अगर देखा जाए करंट 2020 में, तो ये है जम्प्स, गन्स एंड स्टील। तो जम्प्स से रिलेटेड तो यही है कि कोविड-19 का जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा ही मतलब पेंडेमिक हर जगह पे है, जिससे हर जो तबका है हमारे जो वल्नरेबल है, सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, इनको काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट किया, सभी को, माइग्रेंट से रिलेटेड, है ना। तो और इसके अलावा गन्स जो है, बॉर्डर इशू जो चल रहे हैं LAC पे, या फिर जो पाकिस्तान की तरफ से, नेपाल का इशू है, अभी भूटान ने भी कुछ क्लेम किया था, है ना, रिसेंट में। तो ये सारे जो इशू चल रहे हैं। इसके अलावा जो स्टील है, तो स्टील की जो प्रॉब्लम है वो हमारी इकोनॉमिक
जो challenges है उसको डिनोट करता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म उससे रिलेटेड थे। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला जा रहा है कि जो मतलब एक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जो रिपोर्ट थी, मंथली अनएम्प्लॉयमेंट रेट उससे मई में क्या हो गया 23.49% हो गया है ना, जो मार्च में 8.74% ही था। तो हमें मतलब क्या है, सारे जितने भी 70% ऑफ हाउस होल्ड थे वो अपनी पास सेविंग पे रिलाई कर रहे थे, और 40% हाउस होल्ड जो थे उन्होंने अपने घर को मैनेज करने के लिए अपनी जो असेट्स थी वो सोल्ड की, है ना। तो कोर्सिव एक्शन भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फिर लिया गया, तो उससे काफ़ी ज़्यादा उन पे अफेक्ट पड़ा कि उन्होंने बोला था ना सुप्रीम कोर्ट ने कि जो प्राइवेट फर्म्स होंगी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस ड्यूरिंग द लॉकडाउन, उन पे कोई भी क्या नहीं लिया जाएगा, एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो इससे एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में मतलब वो आपस में निगोशिएट कर ले जो भी उनके इशू हैं रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ वेजेस। तो ये सारे इनको और ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन उनका प्राइवेट फर्म्स करने लगे, है ना, जॉब से निकाल दिया, पैसे कम देने लगे, सैलरी डिडक्शन हुआ, ये सारी चीज़ें हुई। तो यही चीज़ इसमें बोली गई है, द सिचुएशन इन इंडिया इज़ अ मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ इफ़ नॉट वर्स देन द वर्ल्ड्स करेंट सिनेरियो, हाउ कैन वी फॉरगेट द हॉन्टिंग इमेजेस। मतलब बहुत सारे आपको अपने देखने को मिल रहा होगा कि बच्चे जो थे रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे रो रहे थे, उनकी बगल में मतलब माँ की डेथ हुई है, एंड सूटकेस बीइंग ड्रैग्ड बाय हिज माइग्रेंट मदर ऑन फुट टू देयर नेटिव विलेज, सूटकेस में ले जा रहे हैं। तो ये सारी जो इमेज है ये बहुत ज़्यादा ही मतलब बेकार, बट रॉन्ग डिड द लिटिल सोल्स टू डिजर्व सच हार्डशिप। तो यही चीज़ बोली गई है कॉमन पब्लिक के लिए कि अगर मतलब हम अपनी साइड से अगर कुछ कर सकते हैं तो वो यही कर सकते हैं कि टू बी मोर कंपैशनेट, हमें अपना हार्ट जो होगा ओपन योर हार्ट, एंड फॉर ह्यूमैनिटी नीड्स टू स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम। ये कोई भी हमारे दरवाजे पे नॉक करता है, कुछ हेल्प मांगता है खाने से रिलेटेड या कोई भी हेल्प, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि शी और ही हैज़ अ चाइल्ड टू फीड एट होम। ठीक है, तो यही चीज़ है इसमें। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ईज ऑफ हार्निंग एनवायरमेंट। तो ये जो ड्राफ्ट है EIA नोटिफिकेशन इज एन अटेम्प्ट टू वीकन रेगुलेशन साइलेंस अफेक्टेड कम्युनिटीज़। तो ये EIA पे जो ड्राफ्ट है 2020 न्यू इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2020, ठीक है। तो ये आया हुआ है न्यू, और इससे क्या होगा, जो भी फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट्स होंगे इसके अकॉर्डिंग होंगे। पहले क्या था, EIA नोटिफिकेशन ऑफ 2006, तो ये इसको रिप्लेस करेगा। तो अब इसमें यही चीज़ बोला गया है कि EIA प्रोसेस क्या होती है, स्क्रूटनाइज द पोटेंशियल एनवायरमेंट इम्पैक्ट एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज ऑफ प्रपोज प्रोजेक्ट बिफोर ग्राउंड। तो मतलब ये है कि जो भी जो स्क्रूटनी की जाती है, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट को अगर इन्वायरमेंट पे उसका क्या असर होगा, क्या उसके जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सब का असेसमेंट किया जाता है, ठीक है। EIA से ही आपको पता चलना चाहिए, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो असेसमेंट किया जाता है इन्वायरमेंट पे किसी भी प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये है, तो जब मतलब पता चल जाता है कि अगर उसके कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं तो उस पर एक डिसीजन लिया जाता है कि प्रोजेक्ट को मतलब आगे बढ़ाना है या फिर उसको कुछ इम्प्रूवमेंट उस पर करना है या फिर उसको सस्पेंड करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है, और इसमें क्या होता है, एक प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल होता है। प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल मतलब कि पर्यावरण को जो नुकसान होता है वो क्या होता है, उसको तो हम कभी भी उसकी भरपाई नहीं कर सकते, है ना। वो क्या होता है, इरिपेरेबल होता है, कि मतलब उसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। तो यही इसमें यही बोला गया है कि प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल, एनवायरमेंटल हार्म इज ऑफ्टन इरिपेरेबल, वन कैन नॉट रिवर्स एन ऑयल स्पिल। अभी जैसे आपने रशिया में जो लेक थी वो देखा होगा कि वहाँ पे पूरी जो नदी है वहाँ पे हम मतलब आने वाले 13-14 सालों में उसको ठीक नहीं कर सकते। हाँ, उसको मतलब क्लीन कर सकते हैं, जो डैमेज है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन ऑयल स्पिल को हम रिवर्स नहीं कर सकते कभी भी। इट इज़ चीपर टू अवॉइड डैमेज टू द एनवायरमेंटल दैन द रेमेडिएट, वी आर लीगली बाउंड टू द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के थ्रू और इंटरनेशनल जो ट्रीटीज और ऑब्लिगेशंस हैं तो उससे हम लीगली बाउंडेड हैं इस पर। और अभी जो यहाँ पे बोला गया है जो 2020 का जो नोटिफिकेशन है EIA का, तो वो लेटेस्ट ड्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है, एक्स पोस्ट फैक्टो। अब एक्स पोस्ट फैक्टो मतलब क्या है, इसका जो क्लियरेंस है कि मतलब पहले ये है कि आप अगर आपको आपके घर के सामने कुछ बनाना है तो आप वो सीधा सीधा स्टार्ट कर दो, ठीक है, उसके बाद क्लियरेंस ले लो। तो ये चीज़ है कि आपने प्रोजेक्ट कर लो और बाद में क्लियरेंस ले लो। तो लेकिन फिर बाद में जो प्रोजेक्ट से जो नुकसान हुआ है कि सपोज़ आपने घर मतलब दुकानें वगैरह बनाने के लिए अपने सामने के जो पेड़ पौधे थे उसको कट कर दिया है ना, तो ये सारे जो नुकसान है ये बाद में आपको मतलब
वो बताओगे बाद में कि ये सब चीज़ें हुई हैं, और उसका आप क्या कर दोगे, कुछ थोड़ा सा फाइन वगैरह पेमेंट करके, और फिर अपनी जो जिम्मेदारी है उससे बस आप आपका क्या हो गया, मतलब उससे हट गए। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें बोला है कि एक यही इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो यही है कि हम जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे मतलब पीछे। पहले ये होता था ना कि मतलब जो भी इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट है पहले उसको ये देखना है कि वहाँ पे कौन सी लैंड है, किसी चीज़ से मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है इन्वायरमेंट को, और वहाँ पे कितने ट्रीज़ हैं या क्या है। लेकिन अभी ये चीज़ इसमें बोला गया कि एक्स पोस्ट फैक्टो जो क्लियरेंस है अगर ये दे दी तो इससे काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो एक तरह से ये बिजनेस डिसीजन हो जाएगा कि आप मतलब ठीक है पहले आप क्या कर लो, प्रोजेक्ट करो, उसके बाद ये काम क्लियरेंस के लिए अप्लाई करो। तो अब यही चीज़ बोला है कि इससे मतलब क्या हो रहा है, दूसरी चीज़ जो EIA रिजीम है इज़ टू सेट टू श्रिंक, है ना, इंडस्ट्री दैट प्रीवियसली फेल अंडर द कैटेगरीज दैट रिक्वायर्ड अ फुल असेसमेंट हैव बीन डाउनग्रेडेड। तो अभी इसको डाउनग्रेडेड कर रहे हैं, और मतलब जो भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो ही इसकी बेनिफिशियरी है, वेयर ओनली द लार्जेस्ट प्रोजेक्ट विल बी स्क्रूटनाइज। तो अब अगर ऐसे होता है EIA की रिजीम में श्रिंक होता है, मतलब अभी क्या है कि किसी किसी प्रोजेक्ट के लिए बोल दिया जाएगा कि यहाँ पे फुल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट आपको करना है, और जो लार्जेस्ट प्रोजेक्ट होंगे ठीक है उन्हीं पे बोला जाएगा, उसी को स्क्रूटनाइज किया जाएगा। पहले मतलब ये होता था कि जो डिफेंस और नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट होते थे उनको एग्जेम्प्ट इससे कर दिया जाता था, है ना। लेकिन अभी यह है कि जो स्ट्रैटेजिक कंसिड्रेशन को यहाँ पे रखा गया है, तो मतलब जो जैसे जो पावर प्लांट है, वुड अ पावर प्लांट फॉल इनटू दैट कैटेगरी, तो ये सब चीज़ें इसमें नहीं बताई हैं। और अगर आप वीकनिंग मतलब EIA की जो प्रोसेस है उसको अगर आप वीक करते हो तो ये एक तरह से एंटी डेमोक्रेटिक नेचर का हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये इससे जो कम्युनिटीज़ हैं जो भी मतलब इन्वायरमेंट से मतलब उनको जो उनकी लाइवलीहुड पे जो थ्रेट होता है, फ्लड होता है वैली, और डिस्ट्रॉय अ फॉरेस्ट, पब्लिक कंसल्टेशन इज़ अ रेफरेंडम। तो उनको मतलब पहले जब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं ना, इसका मतलब वहाँ पे लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी उससे, तो उनको ध्यान में रखना चाहिए कि रेफरेंडम होना चाहिए। गवर्नमेंट के एक्शन जो हैं मतलब वो लोगों के अकॉर्डिंग होने चाहिए, कंसेंसस पे बिल्ड होने चाहिए। एंड ड्यूरिंग द नेशन वाइड कोरोना वायरस लॉकडाउन MOEF हैज़ बीन वर्किंग स्विफ्टली टू क्लियर प्रोजेक्ट्स। वो धीरे धीरे सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं पब्लिक हियरिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वो क्या कर रहे हैं उसको क्लियर कर रहे हैं, पूरा मतलब प्रोसेस नहीं हो रहा है ना। डेडली गैस लीक एट LG Polymer विशाखापट्टनम प्लांट may kill 12 people, harmed hundreds. So what came to light after the disaster was that the plant had been operating without a valid environmental क्लियरेंस फॉर डेकेड्स। ठीक है, तो यही चीज़ इसमें बोली गई है। इसी वजह से ये पॉलीमर प्लांट वाली जो घटना हुई थी विशाखापट्टनम में LG पॉलीमर्स में, तो ये तभी हुई थी। तो ये सारी चीज़ों को सोचना पड़ेगा और ये काम करना पड़ेगा। यहाँ पे हेल्दी स्टॉक इन रिजर्वेयर्स था, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल था। ये न्यूज़ एनालिसिस में मैं बता सकती थी, लेकिन वो पता नहीं अभी बन पाएगा नहीं बन पाएगा, बट आई विल ट्राई कि वहाँ पे करूँ मैं। बस यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है ये इस साल मतलब काफ़ी बड़ी है। इंडियाज़ मेजर रिजर्वायर्स हैव ट्वाइस एज मच एज वाटर एज लास्ट ईयर एंड मच मोर देन द 10 एवरेज स्टोरेज ऑफ दिस टाइम ऑफ ईयर। ठीक है, तो यहाँ पे अभी करंट में अगर हम देखें इंडिया के जो लाइव स्टोरेज है एज जून 25 2020 123 रिजर्वेयर्स हैं, ठीक है, इंडिया में। और सबसे बड़ा अगर मैं बोलूँ इन टर्म्स ऑफ वाटर स्टोरेज कैपेसिटी तो वो कौन है, इंदिरा सागर डैम। ठीक है, इंदिरा सागर डैम इज़ अ बिगेस्ट डैम इन टर्म्स ऑफ वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। उसके बाद जो होता है सागर लेक आपने सुना होगा, वो सेकंड लार्जेस्ट डैम है। ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ वाटर स्टोरेज कैपेसिटी। जो भाखड़ा नागल डैम है ना 1325 मेगावाट कैपेसिटी का पावर प्लांट है, तो वहाँ पे है। ठीक है, बाकी ये सब भी पता होना चाहिए कि हाईएस्ट डैम कौन सा है, जैसे टेहरी डैम है, कौन सी रिवर पे, भागीरथी रिवर पे। ठीक है, यहाँ पे ये रहा टेहरी डैम इज़ हाईएस्ट डैम, भागीरथी रिवर पे है, उत्तराखंड में है। उसके अलावा जो सबसे लॉन्गेस्ट डैम अगर पूछा जाता है तो वो क्या है, हीराकुंड डैम। ठीक है, हीराकुंड डैम ये रहा, ये कहाँ पे, उड़ीसा में। और कौन सी नदी पे, महानदी रिवर पे है। और इंदिरा सागर डैम तो पता ही होना चाहिए, नर्मदा मध्य प्रदेश पे। फिर इसी तरह से बहुत सारे जो डैम है उनकी रिवर की लोकेशन वगैरह पता होना चाहिए। अब इनको जो करता है मतलब कौन सब चीज़ें जो इरीगेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं मॉनिटर कौन करता है, सेंट्रल वाटर कमीशन। ठीक है, तो सेंट्रल वाटर कमीशन जो था ये अभी जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है, जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है। और 1945 से ये वर्क कर रहा है। ठीक है, 1945 से काम कर रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक सजेशन दिया था इसके लिए, तो तब से ये
काम करता है। ठीक है, तो होपफुली आपको लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।